रेडी? आप प्रैक्टिस करते हो, टाइम में मिलता है? हाँ प्रैक्टिस करती हूँ। करते हैं, ग्रेट। कहाँ आप हाँ, क्लिनिक हाँ। में, गुड़गांव में ही? हाँ, इधर गुड़गांव। नाउ डॉक्टर साहब विल स्टार्ट। इस खास मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि भारत में वैक्सीन को लेके विश्वसनीयता का संकट क्यों बरकरार है। दुनिया के अन्य देशों में जहां वैक्सीन लग रहे हैं, लोग खुशी खुशी से वैक्सीन का टीका लगा रहे हैं, लेकिन भारत में ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। इस विवाद के विषय पे आपका मेडिकल ओपिनियन हम लेने के लिए इस चर्चा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आखिर भारत में यह विवाद किस लिए जनरेट हुआ कि वैक्सीन लेनी चाहिए, वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? आम जनता आपस में ये बातें कर रही है कि मैं तो वैक्सीन नहीं लूंगा। जी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतना कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया है। विरोधाभास क्यों आ रहा है डॉक्टर गुप्ता? जी, तो खाली आम जनता ही नहीं, मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग भी, इवन डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं। पहले जब एक टाइम था, जब हम जुलाई अगस्त में बात कर रहे थे, तब ये कहते थे कब वैक्सीन आ रही है, कब वैक्सीन मिलेगी हमें, हम बाहर से इंपोर्ट कर लें, बाहर चले जाएं, या वैक्सीन कैसे लगवाएं। बट आज का सिनेरियो चेंज हो गया है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है भारतवर्ष की जनता में कि वैक्सीन की सेफ्टी कैसी है, वैक्सीन की एफिकेसी कैसी है, कोई बड़े मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, या लगाने के बाद कुछ ऐसे मतलब अनजाने साइड इफेक्ट जैसे इनफर्टिलिटी या नपुंसकता की हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें, रूढ़िवादी चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो भारतवर्ष है, उसमें डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट धर्म के लोग हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, उनका एजुकेशन लेवल अलग अलग है, बहुत सारे अर्बन लोग हैं, कुछ रूरल लोग हैं। तो इतने सारी जो विभिन्नताएं होती है, तो उसमें एकता लाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो काम सरकार का है, वो हमारा काम है, बुद्धिजीवियों का काम है, नेताओं का काम है कि सबको अवेयर करें, अवेयरनेस क्रिएट करें कि वैक्सीन कितनी सेफ है, कितनी इफेक्टिव है, और हम सबके लिए कितनी जरूरी है। खाली उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं, हर उसकी कम्युनिटी के लिए जरूरी है, उसके परिवार के लिए जरूरी है। अगर वो इन्फेक्ट होगा तो उसका परिवार इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की कमी रह गई है, इन जो विभिन्नताओं को हमने एक यूनिटी में जोड़ा नहीं है, लोगों को अच्छे से एजुकेट नहीं किया, अवेयर नहीं किया, तो ये हमें शायद लगता कहीं कमी रह गई, इसको दूर करने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति, आप मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ मेडिकल विंग के कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी डील कर चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि कोई ये अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? मेडिकल माफियाओं का एक किया हुआ कोई कारनामा है जिसकी वजह से भारत के जनता में इस बात की विभिन्नता पाई जा रही है कि इस वैक्सीन को ली जाए या ना ली जाए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमेशा अगर आप विश्व का इतिहास उठा के देखें तो, और आज की तारीख में भी अगर आप डॉक्टर देखें, स्वाति, जी हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? डॉक्टर गुप्ता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ आपकी, मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उधर कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे भी लगता है कि कुछ इशू है। उधर अनिल जी दिख भी नहीं रहे हैं अभी। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपकी? कनेक्टिविटी इशू लग रहा है। वेट करते हैं, आई थिंक। आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, लाइक व्यूअर्स तो शायद देख ही रहे हैं।
समझ नहीं आ रहा मुझे कि सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। पता चला मैं बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, अगर मैं सुन रहा हूँ कनेक्टिविटी तो ठीक है ना? आवाज आ रही है? कैन यू हियर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अनिल जी, आ रही है। मेरी आ रही है आपको? हम आवाज आ रही है। मैंने सवाल ये किया था कि क्या यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? ड्रग माफियाओं का, फार्माओं का कोई इस तरीके का मिली भगत है? इस तरीके से जो कैंपेन किया गया पूरे दुनिया में इस बीमारी के लिए, जिस तरह से इसको मीडिया अटेंशन दिया गया, जिस तरीके से वैक्सीन का आविष्कार हुआ, वैक्सीन के इतिहास में इतनी फुर्तीला काम कभी हुआ नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल। भारत में भी जो वैक्सीन के प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं कि मानिए तो ये पानी है या दवा है। तो जनता में कंफ्यूजन क्यों ना जाएगा? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर मैं कहूंगी। पहली बात तो ये है कि अगर हम ये बोलें कि कोरोना जो है ये कुछ लोगों के द्वारा हवा बनाया गया है, या कोरोना कुछ भी नहीं है, इसको इतना बड़ा कर दिया गया है, ये कोई छोटा सा मामूली सा वायरस था जिसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया, और ये सब अगर हम बोले कि कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए या लोगों दुनिया में एक अलग तरह का डर फैलाने के लिए या कुछ राजनीतिक अपने स्वार्थों के कारण ऐसा किया है, तो ये सोचना मुश्किल है। क्योंकि आप किसी एक कंट्री में बायो टेररिज्म कर सकते हैं, आप कुछ क्षेत्र में बायो टेररिज्म कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में अब आर्टिक ओशन से लेकर अंटार्कटिका तक कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां ये वायरस ना पहुंचा हो। ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया एक हवा है या कोरोना कुछ भी नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं, लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये इस बात पर विश्वास तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जब इस तरह की आपदा आती है, महामारी आती है, तो कुछ लोग उसमें अपना स्वार्थ निकालने के लिए उसको कुछ और तरीके से अपने फायदे उठा लेते हैं। जैसे कुछ लोगों ने नकली सैनिटाइजर बनाने लगे, आपने देखा, कुछ लोग नकली दवाइयां बनाने लगे, कुछ लोगों ने दवाइयों का व्यापार शुरू कर दिया, किसी ने प्लाज्मा थेरेपी का व्यापार शुरू कर दिया। इस तरह से जरूर कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि उस समय का फायदा उठाते हैं, लोगों के इमोशंस का फायदा उठाते हैं, समय की नजाकत का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े तौर पे कहें, बड़े पैमाने पर कहें, तो जरूर ऐसा नहीं लगता कि जो है, क्योंकि देखिए कितने साइंटिस्ट शोधकर्ता लगे हुए हैं, कितने तरीके इजाद किए जा रहे हैं इससे निपटने के लिए, और फिर भी हार रहा है बार बार मनुष्य। और अब बड़ी मुश्किल से वैक्सीन का सहारा हमें दिखाई दे रहा है। वहीं जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हमेशा दो लॉबीज हैं, एक एंटी वैक्सर लॉबी है और एक वैक्सर लॉबी है। ये हमेशा से विश्व में रहा है। ये जो वैक्सीन के प्रति आप विरोध देख रहे हैं, वैक्सीन के प्रति लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये आज की बात नहीं है। पहले भी चाहे पोलियो की बात करें, स्मॉल पॉक्स की बात करें, और मैं केवल भारत की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप अमेरिका और यूरोप में जाएंगे तो वहां भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम एंटी वैक्सर बोलते हैं, जो लोग हमेशा से वैक्सीन के खिलाफ हैं, जो कि हमेशा ये बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन के दुष्परिणाम होते हैं, और तरह तरह के वो लोग इसके ऊपर विवाद खड़े करते रहे हैं, सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप छोटा है, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इनकी जो बातें हैं वो सच नहीं हुई हैं। इन्होंने जो दावे किए थे और जिस तरह के थे वो सच नहीं हुए, बल्कि जो लोग वैक्सीन लगा के आगे बढ़े हैं उनके साथ हमने देखा है कि कैसे हम लोगों ने बीमारियों को हराया है, किस तरह से हमने लोगों का जीवन अच्छा करा है। बच्चों की ही बात करिए, पोलियो से कितने बच्चों को हमने अपंग होने से बचाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मनुष्य की उपलब्धि है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन का रास्ता मनुष्य को दिखाई दिया कि हम बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं और मानवता को बचा सकते हैं। ये बात सही है कि आज वैक्सीन बहुत जल्दी आई, और हमारी अपेक्षा नहीं, हमें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वैक्सीन इतनी जल्दी बन पाएगी। अगर आपको याद हो तो WHO ने बीच में ये स्टेटमेंट भी दिया था कि शायद वैक्सीन कभी भी ना बन पाए। ये बात WHO ने ही साफ तौर से कही थी, और ये भी कहा था कि हो सकता है हम कभी कोरोना को हरा ही ना पाए। लेकिन आज मनुष्य ने कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी बहुत हो गया है। अगर हम पिछले समय से देखें तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी के बहुत नए नए आयाम आ गए हैं। वहीं जब पूरे विश्व के ऊपर इतना बड़ा संकट था तो साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं ने भी अपनी तरफ से जी जान लगाई है, सभी डॉक्टर्स ने जी जान लगाई है ऐसे समय में कि कहीं से कोई तोड़ निकल सके। और वहीं से ये एक बहुत बड़ी बात है कि सक्सेस भी मिल रहा है। जरूर अभी जल्दी है, शुरुआती दौर है, लेकिन कुछ उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही है कम से कम। डॉक्टर गुप्ता, हम वैक्सीन की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। जो भारत में वैक्सीन
का निर्माण हुआ है, जो 2 वैक्सीन आई है, उसमें से एक वैक्सीन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को लगी थी और उसके बाद उनको कोरोना हो गया। उसके पहले बिल्कुल फिट-फाट थे वो। ये ना एक तो बहुत गलत धारणा है। इस तरीके का परिणाम अगर हिंदुस्तान के वैक्सीन का आ रहा है, तो जनता में कन्फ्यूजन क्यों ना हो? नहीं, देखिए अनिल जी, यहीं पर लोगों को विज्ञान समझना ज़रूरी है। जो आप यही बात, अनिल विज जी को जो वैक्सीन लगी उसके पीछे बहुत विज्ञान है जो उनको कोरोना हुआ, और यही लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी ट्रायल में 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को हम प्लेसिबो लगाते हैं, यानी कि हम उसे वैक्सीन नहीं लगाते, कोई और मल्टीविटामिन या कोई और दवा इस तरह की लगाते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और जिसका बीमारी से कोई लेना-देना नहीं होता। एक ग्रुप को हम वैक्सीन लगाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारी वैक्सीन से उस जिस ग्रुप को हमने वैक्सीन लगाया। डॉक्टर गुप्ता, मैंने वैक्सीन की क्वालिटी पे आपसे सवाल किया था। एक मैंने आपको उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण चेन्नई के उस बच्चे का दिया जिसका केस कोर्ट गया, जिसको लगने के बाद उसकी मानसिक संतुलन उसका बिगड़ने लगा। तो हमारे देश की वैक्सीन की जो क्वालिटी है, क्या अप टू द मार्क है? तो मैं बताना चाहूंगा, जो वैक्सीन जो इंडिया में बन रहे, भारत वर्ष दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीन बनते हैं। हमारे यहाँ में दुनिया से 123 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है और लगभग हर साल हम लोग 5.5 से 6 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं, जो न्यूबॉर्न को बच्चों को लगाते हैं प्लस प्रेग्नेंट लेडीज को लगाते हैं। तो दुनिया में हमारी जो क्वालिटी ऑफ वैक्सीन है वो दुनिया में उसका लोहा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से उनको कोविड डिजीज हो गई है, ऐसा नहीं है। जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 हमारे कोहॉर्ट होते हैं जब हम कोई ट्रायल करते हैं, उन 2 ट्रायल्स में एक प्लेसिबो होता देते हैं, एक दूसरे को वैक्सीन देते हैं। तो हमें यही नहीं पता कि उनको प्लेसिबो दी गई या वैक्सीन दी गई। दूसरा, एक वैक्सीन के बाद आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, एटलीस्ट 2 डोज लगनी चाहिए वैक्सीन की, उसके बाद भी 2 से 4 हफ्ते तक वेट करना होता है, उसके बाद आप इम्यून होते हैं, और वो भी 70 to 90%, 95%, जैसा कि बहुत सारी वैक्सीन के ट्रायल्स में देखने को मिल रहा है कि इनकी एफिकेसी जो है 70% है। तो उन मंत्री जी को वैक्सीन दी गई या प्लेसिबो दी गया, ये तो पता ही नहीं है। और दूसरा, उन्होंने पहली डोज ली थी, पहली डोज के बाद इन्फेक्शन हो गया, तो उनको प्रिकॉशन रखने चाहिए थे, एटलीस्ट दूसरी डोज तक लगवाना चाहिए था, और उसके बाद भी 4 हफ्ते तक प्रिकॉशन रखने चाहिए। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी लगने के बाद कि दिमागी संतुलन खो गया है, मानसिक प्रॉब्लम हो गई, ऐसा भी रेयर है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, वैक्सीन के सिर्फ 2 तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। एक लोकल साइड इफेक्ट होते हैं जहाँ पे वैक्सीन लगती है, लोकल पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, या सिस्टमिक साइड इफेक्ट होना, फीवर होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, फीवर चिल्स होना, या फ्लू लाइक सिम्टम्स आना। ये बहुत कॉमन है और बहुत माइल्ड है, जो आराम से सब्साइड होते हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ वाशिंगटन से डॉक्टर नवीन साहब जुड़ गए हैं, जो न्यूरोसर्जन हैं, बहुत बड़े दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं। इनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। अमेरिका में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट डॉक्टर साहब क्या है? किस तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं? क्या वहां की जनता वैक्सीनेशन से प्रसन्न है, खुश है? डॉक्टर नवीन साहब, मैंने खुद ने इंजेक्शन लगाया है, 1 डोज हो गया मेरा। कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा भारी लगता है जहाँ इंजेक्शन दिया है। अगर कुछ मेरा जो लड़का है वो इमरजेंसी रूम डॉक्टर है, उसने दोनों इंजेक्शन लगाए, उसको थोड़ा वीकनेस आया 1 दिन, मगर वो इमरजेंसी रूम में काम करने चले गया। सो बाय एंड लार्ज कोई तकलीफ नहीं है। कोई लोग को बहुत रेयरली लोग को एलर्जिक रिएक्शन आती है, तो 15 मिनट बैठाते हैं वहाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो देखते हैं। यहाँ तो लंबी लाइन लगी है और इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं, थोड़ा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। मगर बाय एंड लार्ज डॉक्टर्स और जो नर्सिंग होम के बूढ़े लोग हैं जो 70 साल के ऊपर के हैं, उन्हें पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में जितने जल्दी बने उतने जल्दी इंजेक्शन ले लो, तो ये कोविड से थोड़ा तो फायदा होगा। अभी वो 6 महीने चलेगा कि बरस चलेगा वो नहीं मालूम।
ये एक रास्ता है जिससे कोविड आगे नहीं बढ़ जाएगा। जी जी। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब वहां का के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है। डॉक्टर गुप्ता, आपने देखा कि डॉक्टर साहब स्वयं वैक्सीन लगवाए हुए हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा कोई इसका साइड इफेक्ट दिख नहीं रहा। इनका बेटा भी लगाया हुआ है, उसको भी कोई इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिख रहा है। चीजें वहां ठीक ठाक चल रही हैं। तो क्या हम हिंदुस्तान में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन में मकर संक्रांति के बाद जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो ठीक ठाक रह पाएगा? बिल्कुल, जैसे मैं बताऊंगा, जब कोविड की बीमारी फैली थी, जब कोरोना नया नया आया था, तो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे वो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ था। हम ही लोगों ने अपने कंधे पे दायित्व उठाया था और दुनिया को कोशिश की थी अपने बचाने की, और शायद काफी हद तक सारे लोग सफल भी रहे। ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि अभी सबसे पहले जो 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है वो डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ है। उसके बाद 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिफेंस के लोग हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे हॉस्पिटल में फिनिक्स में ही मंडे को ड्राई रन हो रहा है और हम लोग 350 लोगों को पहले इन हाउस वैक्सीन लगाएंगे। आई विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु विल रिसीव द वैक्सीन। उसके अलावा पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगा, प्लस जो हमारे आस-पास जितने पुलिस पर्सनल्स हैं, जितने भी सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, जितने डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन सबको बुला के लगाया जाएगा। जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो मुझे लगता है जो शंकाएं हैं, जो थोड़ा कंफ्यूजन है, जो क्रिएट हो चुका है, कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ धर्मगुरुओं ने क्रिएट कर रखा है, कुछ चीप पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपनी रोटी सेकनी है, उसके लिए कुछ भ्रांतियां क्रिएट कर दी हैं, वो धीरे धीरे भय खत्म हो जाएगा। जैसे डॉक्टर स्वाति बता रही थी, ऐसा ही पोलियो का टाइम हुआ था। पोलियो के टाइम बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पोलियो की ड्रॉप पिलाओगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, नपुंसक हो जाओगे। तो वैसी भ्रांतियां हर बंदा फैलाता है। जो लोग थोड़े दिमाग से कमजोर है, जिनका मानसिक विकास नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है, जिनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई नहीं है। आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैं, क्या मकर संक्रांति के बाद आप स्वयं डॉक्टर की कैटेगरी में इस वैक्सीन को लेना उचित समझेंगी या आपकी प्रायोरिटी कब तक होगी? नहीं, बिल्कुल, मैं तो जल्द से जल्द जब भी मेरा नंबर आएगा जरूर वैक्सीन लेना चाहूंगी। और क्यों नहीं, देखिए हम सभी चाहते हैं कि इस बीमारी को हम जल्द से जल्द रोक सकें। और आज इस बीमारी में एक बहुत बड़ी बात है जो सभी को समझनी जरूरी है, वो ये है कि एक व्यक्ति के वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ चंद लोग डिसाइड कर ले कि हम वैक्सीन ले लेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तब तक हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये सबका योगदान जरूरी है इसमें, एक जने के करने से कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए सरकार जो है मार्केट में अभी वैक्सीन को लेकर नहीं आई है। आप देख रहे हैं कि सरकार भी एक संयोजित तरीके से वैक्सीन लोगों तक पहुंचा रही है, क्योंकि जब आप मार्केट में वैक्सीन अगर आज पहले दिन उतार दे तो बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा सारे में, सब जगह कोई लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, कोई होड़ लग रही है उस वैक्सीन की, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस चीज को प्राथमिकता दी है कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। सबसे बड़ी बात देखिए, चाहे आप विश्व में अमेरिका की बात करिए, चाहे यूके की बात करिए, चाहे जर्मनी की बात करिए, आज सफिशिएंट क्वांटिटी में वैक्सीन किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे होगा। सभी देशों को वैक्सीन चाहिए, किसी के पास भी इतनी वैक्सीन नहीं है कि वो अपनी पूरी जनता को एक बार में वैक्सीन लगा दे और पूरी जनता सुरक्षित हो जाए। इसीलिए हम हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि सामूहिक इम्यूनिटी, जितनी ज्यादा लोगों को हम वैक्सीन दे पाएंगे उतनी जल्दी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसीलिए सबका योगदान जरूरी है, एक व्यक्ति के वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आप देख ही रहे हैं कि पहले उन लोगों को लगाया जा रहा है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो कि पहले रिस्क पर हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको पहले वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो सुरक्षित भी हो और दूसरा संक्रमण की चेन जो उनसे आगे बढ़ सकती है वो ना बढ़े और हम उसे वहीं का वहीं रोक सकें। तो प्रयास इस वक्त, और जैसा आप अभी पूछ भी रहे थे, अगर आप इस वक्त यूके में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और सर यहाँ पर हैं, डॉक्टर शाह यहाँ पर हैं, वो आपको बताएंगे, जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको एडवाइजरी दी जा रही है, उनको लिख करके, पत्र पर लिख करके दिया जा रहा है कि पहली डोज के बाद आप ये ना माने कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, आपको कोरोना अभी भी हो सकता है। तो मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए, क्योंकि फर्स्ट डोज आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देती है, फर्स्ट डोज आपको पार्शियल प्रोटेक्शन देती है। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी कहीं संभावनाएं बनती हैं संक्रमित होने की, तो आप संक्रमित हो सकते हैं। तो
फर्स्ट डोज से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। जब आप सेकेंड डोज लगवा लेंगे उसके भी 14 दिन के बाद आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडीज होंगी कि आप काफी हद तक 90-95% जिस तरह से वैक्सीन अभी बोल रही हैं उतनी सुरक्षा आपको मिलेगी। तब भी ये मान के चलिए अनिल जी, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको दोनों डोज लगेंगी उसके बावजूद भी कोरोना हो सकता है। तो ये एक रिस्क हमेशा वैक्सीन के साथ रहता है, जो कि बहुत कम संख्या में है, बहुत मामूली संख्या है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर शाह, तो आप कोरोना हाँ जी जी डॉक्टर शाह, हाँ जी, अमेरिका में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है वो पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है, और इस वैक्सीन का केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सा वैक्सीन लग रहा है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, थोड़ा इस पर जानकारी देना चाहेंगे आप? अच्छा, अभी यहाँ हमने जो लगाया वो फाइजर का था। एक दूसरा मेडोना कंपनी है जिसको सरकार ने, अमेरिकन सरकार ने काफी मदद की थी, पैसे की मदद की थी। दोनों इक्वल है, 95% ये है सक्सेस रेट है, और दोनों इंजेक्शन लगाना जरूर है। एक आपसे मैं बात बोलता हूँ कि हमारे वहाँ अमेरिका में जो बूढ़े लोग हैं, जो 70 इयर्स एंड ओल्डर है, 99% सक्सेस रेट है, कोई मरता नहीं है। जो 1% मर जाते हैं वो लोग बूढ़े लोग हैं काफी। सो जिसको काफी बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, तो हमें इक्वल उनको 50% देते हैं, 50% डॉक्टर्स को देते हैं, नर्सिस को देते हैं। सो यहाँ एक अलग चीज है। जो बताया वहां तो खाली डॉक्टर्स को देते हैं। वो मेरे ख्याल से अमेरिका का कल्चरल और सामाजिक अलग है। और दूसरा, मैं हिंदुस्तान को सलाम देना चाहता हूँ कि कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ा आर्टिकल आया था कि हिंदुस्तान ने सस्ते भाव में न भारतीयों मगर पूरा ईस्ट एशिया को मदद करेंगे, तो हमें बढ़कर बड़ी खुशी हो गई। अभी वो कितना सक्सेस होता है, कितना जल्दी होता है, वो तो आपको ज्यादा मालूम है। मगर अमेरिका में तो मिलिट्री जनरल को दिया है काम देने के लिए, हर एक स्टेट में भेज दिया है। अभी तो सब फ्री है भाई साहब, हमारे लिए तो फ्री है। तो आपने पूछा था कि प्राइस क्या है, वो मुझे नहीं मालूम। जी डॉक्टर गुप्ता, अपने देश में जो सरकार का कार्यक्रम है कि अब पहला जो स्तर है वो फ्री में लोगों को लगाया जाएगा, उसके बाद में इसका प्राइस निर्धारित होगा, तो क्या मार्केट फोर्सेस सरकार को कंपेल करेंगी कि इसको बाजार में और ले आए बेचने के लिए? तो मैं फिर बताऊंगा कि हमारी जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ की आबादी है। हमारी 135 करोड़ की आबादी को एक सिंगल वैक्सीन से इम्यूनाइज नहीं कर सकते, और सिग्निफिकेंट हमें अगर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है जी, तो 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए या उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। तो 70% लोगों के लिए मतलब हो गया लगभग 80 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। मतलब लगभग 150 करोड़ 160 करोड़ डोजेज चाहिए, वो कोई भी एक कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें मल्टीपल कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। और जो नई कंपनी जा रही है उनका रेट भी बहुत रीजनेबल होंगे। जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं, तो मॉडर्ना का रेट है वो लगभग 25 रुपए का रेट है इंडियन करेंसी, जो अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर हम फाइजर की बात करें तो इंडियन करेंसी में हमें ये लगभग 3500 के आसपास पड़ेगी वैक्सीन। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को ये 500 से 1000 रुपए के बीच में पड़ेगी वैक्सीन। अगर गवर्नमेंट को ये लोग बल्क में जो दे रहे हैं वो 200 रुपए 220 रुपए के बल्क में दे रहे हैं। बट एक अच्छी खबर है, जो कोवैक्सीन हमारी जो वैक्सीन है इंडियन भारत बायोटेक ने जब डेवलप करी है, उसकी लोग कह रहे हैं, उनका सीईओ ने बोला दैट विल बी विद द प्राइस ऑफ ए बॉटल वाटर बोतल, तो बहुत ही कम होने वाली है। प्लस अभी जाइडस आने वाला है, अभी डॉक्टर रेड्डी स्पुतनिक को बना रहे हैं। तो देयर आर अराउंड 157 कंपनी जो इस पे क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं। उसमें 50 से 60 ऐसी कंपनीज हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल जो है फेज 2 और फेज 3 में। 12 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है बहुत सारे देशों में। तो इसका मतलब वैक्सीन की बहुत सारी भरमार आने वाली है। तो पब्लिक बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए, और सरकार को चाहिए सभी वैक्सीन कंपनियों से टाई अप करे, कॉम्पिटिटिव रेट्स पे ले, और प्राइवेट सेक्टर में ओपन करे। जो लोग अफोर्डेबल हैं, जिनका पैसा है, जो खरीद सकते हैं, वो क्योंकि वो अपना स्टार्ट करने पैरेलल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, सो दैट जल्दी से जल्दी हम लोग हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकें।
हमारा एम और ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि कोई नया स्ट्रेन आने से पहले, इंडिया में सिग्निफिकेंट स्ट्रेन आने से पहले, सिग्निफिकेंट म्यूटेशन होने से पहले हमारे लोगों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो इससे हम कोविड को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। और हम बात करें कि फर्स्ट फेज में हमने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी, सरकार का जो पहला प्लान है वो 30 करोड़, ये भी बहुत बड़ा प्लान है। उसमें 1 करोड़ लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, 2 करोड़ मैंने बताया आपको फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, और 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लेस देन 50 ईयर्स भी हैं और मोर देन 50 ईयर्स हैं। मोर देन 50 ईयर्स में सबको लगनी है, और लेस देन 50 ईयर्स को उनको पहले प्रायोरिटी, जिन लोगों को है या कोई उनको कैंसर है या उनको स्टेरॉइड खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जिनकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जुलाई तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जुलाई तक सिग्निफिकेंट लोगों को हम लोग इम्यूनाइज कर पाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली अगले 1 महीने में देखिएगा कम से कम 3-4 कंपनियां और आ जाएंगी इंडियन मार्केट में, तो हम सबको एक कम्पिटिटिव रेट पे, सरकार को भी और आम जनता को, क्योंकि हम सब लोग टैक्स पेयर्स हैं, तो अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लोग पे करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, सरकार को मार्केट ओपन करना चाहिए। और सरकार ने इस तरफ एक बड़ा अच्छा कदम उठाया भी है। सरकार ने कोविड वैक्सीन इम्पोर्ट पे और एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। इसका मतलब सरकार विजनरी है, वो देख रही है कि अगले समय में हमें इन सब वैक्सीन को परमिशन देनी पड़ेगी और शायद मार्केट खोलना पड़ेगा। और खाली इसके लिए हमें लगता है प्रोएक्टिवली हमें और बहुत सारी नई वैक्सीन पे भी काम करना चाहिए। जैसे बर्ड फ्लू आ गया, अभी देख रहे हैं बहुत सारे आउटब्रेक हो रहे हैं बर्ड फ्लू के। बर्ड फ्लू का जो वैक्सीन है सिर्फ यूएस में अवेलेबल है, H5N1 का FDA अप्रूव्ड है, इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। अभी तक डेथ नहीं हुई है, लेकिन हमें इंडिया में भी ऐसे वैक्सीन के स्ट्रेन को बना के रखना चाहिए। तो अगर हमें इमरजेंसी में इन वैक्सीन की भी जरूरत पड़ती है तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका स्ट्रेन होना चाहिए और वो कम टाइम में इस वैक्सीन को डेवलप करें और जहां भी आउटब्रेक होते हैं उनका मास इम्यूनाइजेशन कर सके, सो दैट ऐसी कोई महामारी, ऐसी कोई एपिडेमिक, ऐसी कोई पैंडेमिक या कोई ऐसा बायोलॉजिकल वॉर हो तो उससे हमारा देश नहीं, अन्य देश भी उससे सुरक्षित रहे। डॉक्टर स्वाति, दुनिया में जितने वैक्सीन आए हैं सबके बारे में कुछ न कुछ लिखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबसे जो कारगर वैक्सीन है जिसके बारे में एडिटोरियल्स छप रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड का है। क्या आपको लग रहा है कि सबसे उम्दा क्वालिटी का जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड द्वारा सिफारिश की गई वैक्सीन है? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अगर आप देखें, पहली बात तो यह है कि वैक्सीन्स को आपस में कंपेयर करना अपने आप में अभी जल्दबाजी भी होगा, क्योंकि वैक्सीन्स जो है अभी रोल आउट होनी शुरू हुई हैं, लोगों को लगनी शुरू हुई हैं और सब अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाई गई वैक्सीन्स हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि हर किसी के लिए जो मापदंड हैं, जो ट्रायल्स के मापदंड हैं, वो सभी के लिए सेम है। हर किसी को वही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हर किसी को उसी स्टेज से गुजरना है, सबको वही पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। केवल ये है कि आज टेक्नोलॉजी हमारे पास तरह तरह की है, तो तरह तरह की पद्धतियों से इस वक्त वैक्सीन्स को बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज जरूर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और हमारी स्वदेशी वैक्सीन को इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, इन टेक्नोलॉजी से पहले भी विश्व में वैक्सीन्स बन चुकी हैं और ये टेक्नोलॉजी से हम पहले भी वैक्सीन्स लगवा चुके हैं, तो इनका सेफ्टी प्रोफाइल हमें पता है, ये किस तरह से एक्ट करती हैं वो हमें पता है। जबकि जो मैसेंजर आरएनए की फाइजर और मॉडर्ना है, ये नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई वैक्सीन है। अभी तक विश्व में एक भी जो है इस टेक्नोलॉजी की वैक्सीन नहीं है। जबकि देखा जाए तो जीका और साइटोमेगेलो वायरस 2 वायरस हैं जिनके लिए कोशिश की जा रही थी मैसेंजर आरएनए से वैक्सीन बनाने की, लेकिन सफलता पूरी तरह से नहीं मिली थी। अब सफलता कोरोना के साथ ही मिली है। तो ये वैक्सीन नई पद्धति से हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें उजागर होंगी, पता चलेगा कि इनका लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल कैसा है, जो कि अभी हमें इस वक्त ना हम बता सकते हैं ना कहा जा सकता है। लेकिन एस्ट्राजेनेका क्योंकि एडिनो वायरस से बनी है और वही स्वदेशी वैक्सीन की बात करें तो वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन हैं हम पहले भी बना चुके हैं, लगा चुके हैं, बच्चों को लग चुकी हैं, गर्भवती महिलाओं को लग चुकी हैं, बड़े वृद्ध लोग, हर किसी को, हर सेगमेंट में ये वैक्सीन लग चुकी हैं। तो हमें हर सेगमेंट में इनकी सेफ्टी प्रोफाइल पता है, एक जने में नहीं। तो इस तरह से इस वैक्सीन के साथ हम ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि आश्वासित हैं कि ये वैक्सीन जो है ज्यादा अच्छी होंगी, इनका सेफ्टी प्रोफाइल ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी लेकिन अगर ये देखिए, ये बात सबसे ज्यादा समझने की है कि इनके मापदंड सभी के लिए सेम है। किसी भी ट्रायल के लिए या आप किसी पद्धति से अगर वैक्सीन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके मापदंड फर्क हो जाएंगे, आपके ट्रायल करने का तरीका फर्क हो जाएगा या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फर्क हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी है कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी पैनल इनको अप्रूवल देते हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे FDA हो चाहे हमारा DCGI
CGI हो, CDSC हो या यूके की जो एजेंसीज हैं, वो सभी थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, न्यूट्रल एजेंसीज होती हैं। वो जो एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं वो कहीं भी ट्रायल से जुड़े नहीं होते हैं, कंपनी में उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लोग ये बात को एक निष्पक्ष रूप से देखते हैं, एक मानवता के एंगल से और अपने एक्सपर्टीज के एंगल से देखते हैं कि जो दावे कंपनी कर रही है वैक्सीन को लेकर के वो कितने सही हैं, कितने नहीं सही हैं, किन बातों पर हमें प्रश्न उठाने की जरूरत है, किन बातों का दोबारा, अगर आपको ध्यान हो तो एस्ट्राजेनेका के जब रिजल्ट सामने आए थे तो उनके 2 रिजल्ट सामने आए, एक और यही सवाल खड़ा कर दिया तुरंत, जो यूके की हेल्थ एजेंसी थी उसने सवाल खड़ा किया कि आपने जब फुल डोज में वैक्सीन लगाई तो आपका जो नतीजा आ रहा है, एफिकेसी आ रही है, वो 62% आ रही है, जबकि आप जब हाफ डोज वैक्सीन लगा रहे हैं तो उससे एफिकेसी 90% के आसपास आ रही है। और तुरंत यूके एजेंसी ने इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया। तो यही एक्सपर्ट कमेटी की बात होती है कि वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी बॉडीज होती हैं और वो अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पूरे डेटा को आंकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कहीं भी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है या कहीं कोई ऐसी बात है जिसमें आगे चल के लोगों के ऊपर मुसीबत आ सकती है, या तो वो तुरंत उसको रोकेंगे, वहां पे संशोधन करने के लिए बोलेंगे या उनको पूरी तरह से रोका जाएगा। तो एस्ट्राजेनेका को भी दोबारा से ट्रायल करना पड़ा था, एक छोटा ट्रायल, जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि फुल डोज या हाफ डोज क्या लेनी होगी। तो यही तो लोगों को यही समझना जरूरी है कि ये अप्रूवल्स कंपनी नहीं दे रही है, ये अप्रूवल्स एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी दे रही है, जो कि जिसकी एक्सपर्टीज है, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है, जो जानते हैं वैक्सीन के बारे में सब कुछ। तो अगर वो इस बात पर मोहर लगा रहे हैं या वो ये कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हमने सब कुछ जांच लिया है, वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन में एफिकेसी है, तो हमें जरूर उन पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही लोग शुरू से कोरोना में ढाल बन के सभी के सामने खड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे साइंटिफिक कम्युनिटी हो, यही ढाल बन के खड़े हैं और इन्हीं पर हमें भरोसा रखना भी चाहिए। डॉक्टर शाह, अभी हाँ जो जी। अमेरिका में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, नई सरकार आने के बाद क्या इसके स्पीड में और तेजी आएगी और बेहतर तरीके से बाइडेन साहब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? ये कार्यक्रम तो आगे बढ़ेगा, अच्छा उसका बिगिनिंग है, और जैसे वैक्सीन मिल जाएंगे वैसे काम आगे बढ़ेगा। सो ये सरकार के आधार पे नहीं है, अभी जनता के आधार पे है कि कितना जनता लेगी। मगर प्रेसिडेंसी चेंज होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में चालू होगा और सब लोग को मिलेगा। अगर अभी समझो कि फ्लोरिडा में बड़े मैदान में, बड़े सेंटर में लोग को बताया कि आप आइए 70 इयर्स एंड ओल्डर, आप इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो काफी प्रजा के ऊपर भी है, जो लेना चाहती है नहीं लेना चाहती है। ये देश ऐसा है कि कम्युनिज्म नहीं है, यहाँ कोई सरकारी दबाव नहीं है, तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि अपने को लेना है कि नहीं। मगर सबने लेना है, और 70% जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वो अगर हो जाएगा तो ये आगे बढ़ के कोरोना के लिए आगे बढ़ के अच्छा होगा। मगर वो 6 महीना चलेगा, बरस चलेगा, आगे क्या होगा वो नहीं मालूम। अब यूनाइटेड किंगडम में, आई मीन लंदन में, इंग्लैंड में नया इसका म्यूटेशन हुआ है, वो काफी गंभीर है। सो वैसे तो चलते रहेगा, म्यूटेशन ऑफ वायरस तो चलते ही रहेगा, वो हमेशा आते रहता है। जैसा कि फ्लू वैक्सीन में हमेशा दर साल अलग अलग कंपनी बनाती है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। मैं आखिरी में आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं पुणे से हूँ, और हमें बड़ा गर्व है कि पुणे वाला में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और जी काफी सालों पहले मैं पुणे वाला से मिला था, मैं पुणे का हूँ, और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो करोड़ों में इंजेक्शन वैक्सीन बना रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर शाह, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर शाह। डॉक्टर गुप्ता, एक बस आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, क्या आप बताएंगे कि भारत में भी वैक्सीनेशन का स्पीड ऐसा ही रहेगा जैसा डॉक्टर शाह ने कहा, और ये पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक कंडक्ट हो पाएगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में जो वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है युद्ध स्तर पे चल रही है, और भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है।
और हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेस हैं, जो सपोर्टिंग, उसको 40 साल पुराना अनुभव है वैक्सीनेशन लगाने का। मैंने कहा वो भी अभी तो ये वैक्सीन एडल्ट को लगेगा, जिसमें चांसेस होते हैं, रिएक्शन के चांसेस होते हैं, प्लस वो लोग बता भी सकते हैं। हम लोग, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं पिछले 15 साल से वैक्सीन लगा रहा हूँ, तो हम लोगों को जो एक्सपीरियंस है बच्चों से लेकर प्रेग्नेंट महिलाओं को, एडल्ट को, सबको लगाने का है। प्लस सरकार ने इतनी अच्छी गाइडलाइंस फॉलो बनाई है, एसओपी बनाए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेड हो गए, उनकी ट्रेनिंग हो गई है, ड्राई रन हो चुके हैं। आपको पता है 259 साइट पे ड्राई रन हो चुका था 2 तारीख को, 119 जिलों में हो चुका ड्राई रन। और रिव्यू देके पूरा, जैसे हम लोग चुनाव की तैयारी करते हैं, बैलेट बाय बैलेट तैयारी करते हैं, बूथ बाय बूथ तैयारी करते हैं, उस तरह की यूनिट स्तर पे तैयारियां हैं और हर तरह का प्रिकॉशन लेके गवर्नमेंट चालू कर रही है इस प्रोग्राम को। और मोस्ट प्रॉब्लम गवर्नमेंट की जो एम्बिशन है, जो विजन है गवर्नमेंट का, कि 30 करोड़ लोगों को हम लोग जुलाई तक इम्यूनाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, सो दैट कि इम्यूनिटी डेवलप हो और हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें, जिसने इतना सारा धराशायी किया देश को, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे हेल्थ केयर फ्रंट पे हो, चाहे कनेक्टिविटी फ्रंट पे हो। तो हम लोग सब इससे परेशान है, हेल्थ केयर वर्कर हो और जो एम्प्लॉई हो, इवन पब्लिक हो, सारे लोगों को जो भय था वो खत्म करना, वो भय जल्दी खत्म हो पाएगा। हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे और वो हमें लगता है कि हम लोग करने वाले हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका एक आखिरी कमेंट जानना चाहूंगा कि इस पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में क्या आप कहीं किसी बूथ पर जाना चाहेंगी जहां पे ये प्रोग्राम हो रहा हो? जरूर, क्यों नहीं, और मुझे गर्व होगा जाकर के, और अच्छा लगेगा। और देखा जाए तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स कभी भी पीछे नहीं हटे, चाहे कोरोना के समय में, जब शुरू में कोरोना आया था तब तो मालूम भी नहीं था कि ये क्या बला है और क्या मुसीबत है और किस तरह से शरीर पर असर डालेगी और क्या होगा, और तब भी हम नहीं घबराए थे और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स डटे रहे थे। और आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी हेल्थ वर्कर इससे पीछे हटेगा, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ उपस्थित आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर शाह ने जो है पहले ही बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा ली है, और डॉक्टर डीके गुप्ता भी बोल रहे हैं कि उनके यहाँ लगने ही वाली है। तो हम लोग जरूर क्यों नहीं आगे बढ़कर आएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे लोगों के सामने। उम्मीद है आप लोगों की बातचीत से वैक्सीन के बारे में जो देश में कंफ्यूजन फैल रहा है वो खत्म होगा और पूरा देश वैक्सीनेशन के रास्ते पे अग्रसर होगा। आप तीनों मेहमानों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।